Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Vikas. I hope you all are doing very good. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ सेकंड यूनिट ऑफ जर्नल पेपर 1। और जितने भी हम अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा टारगेट है नेट JRF का, और इसके अलावा आप पेपर 2 के लिए भी फॉलो कर सकते हो। HRI मैनेजमेंट के लिए कुछ यूनिट सिमिलर्स हैं, कॉमर्स की उसके लिए भी आप फॉलो कर सकते हो, लाइक मैनेजर इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट लाइक दिस। सो आप मुझे फॉलो कर सकते हो उसके लिए भी, ठीक है। सो टारगेट हमारा सेम रहेगा, हर यूनिट के 10 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करेंगे जितनी पॉसिबिलिटी हुई। पेपर 1 के लिए तो मैं आपके 100 क्वेश्चन रिसर्च के, 100 टीचिंग एप्टीट्यूड के, कम्युनिकेशन के मैं डेली डिस्कस कर दिया करूँगा, ठीक है। जो आपके डाउट होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। इसके अलावा लाइव सेशन भी मैं शुरू कर रहा हूँ जल्दी ही, ठीक है, ताकि हम साथ में बातचीत करते रहें और आपका भी जो कॉन्सेप्ट है, जो डाउट्स हैं वो साथ साथ में क्लियर होते रहें। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट्स आएंगे, कैंडिडेट्स आएंगे, मेरे फ्रेंड्स आएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, लाइक व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, तो वहाँ पर मुझे आप फॉलो कर सकते हो उनसे, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द रिजल्ट ऑफ बिल्डिंग अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज, ठीक है, फ्रॉम द पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिजल्ट ऑफ बिल्डिंग अप इंफॉर्मेशन मतलब ये पीसेज हैं इंफॉर्मेशन के, इनमें से थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन निकालना, एक कॉन्सेप्ट बनाना, मतलब एक ऐसे बनाना और वो एक रिज़ल्ट की तरह शो करना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब राइट आंसर क्या है इसमें से मैं बता देता हूँ। सिंथेसिस ही है, सिंथेसिस है यहाँ पे राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, मान लीजिए कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए हमें नोट्स बनाने हैं, तो कथारी की बुक है एक रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। तो हम उस बुक को लेके उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो निकालेंगे। 450 पेजेस हैं, हम 50 पेजेस के नोट्स बना लेंगे। तो वो 50 पेजेस के नोट्स बने हैं वो क्या हुए, वो सिंथेसिस हुए, सिंथेसिस हुआ वो, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल के कहीं से उस इन्फॉर्मेशन को इम्पॉर्टेंट बनाना, ठीक है। सो राइट आंसर है हमारा बी। अब थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेते हैं। सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन ए नंबर ऑफ सिंथेसिस डिफरेंट पेजेस इनटू अ होल, ठीक है। Synthesis is about concisely summarizing and linking different sources in order to review the literature on topic, make recommendations and connect your practice to research, ठीक है। ऑल ओवर वही चीज़ें जो मैंने बताई है। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हम मोटिवेशन का डिस्कस करें तो कभी भी ख़त्म ना होने वाला एक हिस्सा है। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन के एम क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला हिस्सा होगा। लेकिन अगर इसको आंसर करें सिर्फ एक वर्ड में, क्या होगा, मीनिंगफुल वर्क। इतनी सारी स्टडी में से सिर्फ एक वर्ड निकाला, मीनिंगफुल वर्क। सो डैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस। सो सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस एक आपकी बहुत बड़ी स्टोरी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इज़ कॉल्ड सिनॉप्सिस। बिफोर PhD इंटरव्यू आप सिनॉप्सिस रेडी करते हो, जिसमें आपको बताना होता है कि मेरा रिसर्च में क्या टॉपिक रहेगा, ताकि वो उसी बेस पे आपसे क्वेश्चंस जज कर सके, आपसे पूछ सकें, वो क्वेश्चन आपको जज कर सकें, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, द रिजल्ट ऑफ सेटिंग आउट अ रिजॉन्ड आर्गूमेंट इन स्टेप इज़ नॉन एज, ठीक है। रिजॉन मतलब रिजोनेबल, रिजॉन आर्गूमेंट, रिजोनेबल आर्गूमेंट, तर्कफुल आर्गूमेंट, जिस पे तर्क हो सके। सो जब आप तर्क करते हो अपने आर्गूमेंट्स को लेके, अपने प्रेडिक्शन के बेस पे, हाइपोथेसिस के बेस पे, तो उसको आपने क्या करना होता है, आपको उनको इवेल्युएट करना होता है, ताकि आप उनको वेरीफाई करके कंक्लूज़न तक आ सकें, रिज़ल्ट तक आ सकें, सेट ऑफ रिज़ल्ट आप क्रिएट कर सकें। सो राइट आंसर इज सी हियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 23, आ रिसर्चर इज़ जनरली एक्सपेक्टेड। एक रिसर्चर जनरली क्या एक्सपेक्ट करता है? एक्चुअली एक तो आपने ये देखना है कि हम वाइड पढ़ रहे हैं या बिल्कुल नैरो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे रिसर्चर को कवर करा गया कि जनरली एक्सपेक्टेड, तो हम वाइड पढ़ रहे हैं। तो ये जो वाइड यहाँ पे आ गया है, उसमें तो एक रिसर्चर का हमेशा एम यही रहता है कि वो रूल ऑफ थंब है ये, जनरेट न्यू प्रिंसिपल एंड थ्योरीज़, वो हमेशा न्यू प्रिंसिपल और थ्योरीज़ को जनरेट करें, ठीक है।
और क्योंकि रिसर्च का मतलब ही कुछ नया सीखना होता है, नया ढूंढना होता है, सीखना होता है। अदरवाइज़ हम फाइंड या सर्च का ऑप्शन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च का मतलब ही कुछ अपना प्राइमरी डेटा होता है जो क्रिएट करना होता है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम उसे बोल देते हैं, ठीक है। सो न्यू प्रिंसिपल और थ्योरीज हमें नई ही रखनी पड़ती है। पुराना डेटा के लिए हम पुराने मेथड फॉर्मुलेशंस यूज़ कर सकते हैं और सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं रिसर्च के लिए, लेकिन न्यू प्रिंसिपल अपनी ही रिसर्च से निकाले जाते हैं। सो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन ए फील्ड स्टडी। ये जर्नल एक्सपेक्टेड नहीं है रिसर्चर के लिए, ना ही सिंथेसाइज डिफरेंट आइडियाज़ हैं। सो राइट आंसर इज़ बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू कंसीडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ठीक है, सो ये 3 तरह की रिसर्च है ना। इंटरडिसिप्लिनरी है, ट्रांसफॉर्मर डिसिप्लिनरी है, ऐसे करके कुछ है, 3 तरह की है। तो इसको हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करेंगे डिफ़ाइन करके, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी मैं बेसिक बता देता हूँ इनका एम क्या होता है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्या करती है कि ये बॉडीज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, बॉडीज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू एडवांस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स whose solutions are beyond the scope of single discipline या एरिया ऑफ रिसर्च प्रैक्टिसेस। ये सारे ही डेटा को कवर करती है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पूरे डेटा को कवर करती है, जिसमें ये सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करती। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है तो उस पर ही फोकस नहीं करती, उसमें फिज़िकल, इमोशन, सोशल, स्पिरिचुअल, वेलबींग, ऑल सभी चीज़ें ये उसमें इंक्लूडेड हो जाती हैं। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पे पहला है होलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच डील करती है एट सेम डेफिनेशन के साथ जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, फोकस ऑन पर्सन वेलनेस एंड नॉट जस्ट देयर इलनेस और कंडीशन, ठीक है। सो राइट आंसर इज ए। इसको हम डिस्कस करेंगे। 3 तरह की रिसर्च है ये। अभी फ़िलहाल MCQs हैं, जिसमें हम बेसिक आंसर क्या होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए जो नहीं है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं नोट डाउन करके रख लेता हूँ। हम जो लाइव सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपकी कोई क्वेरीज और निकल के आती हैं तो उसको साथ के साथ सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो 25 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, 25 तो वन ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज़, ठीक है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है रिसर्च का, उसके लिए जानने के लिए उसको रिप्लिकेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, यूजेबिलिटी, ये सारी हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। सो रिलायबिलिटी क्या होती है, जब आप रिसर्च करते हो वही सेम सैंपल ले लेते हो, वही डेटा ले लेते हो, वही मेथड ले लेते हो, वही प्लेस ले लेते हो, वही सर्वे का एरिया ले लेते हो, ठीक है। वो क्या चीज़ हो जाती है, रिलायबल रिसर्च हो जाती है, जो रिपीटेड रिसर्च होती है, ठीक है, जो रिपीटेड रिसर्च होती है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, रिलायबिलिटी इज़ द रिपीटेबिलिटी ऑफ एनी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, टूल और प्रोसीजर्स। सो जर्नलाइजेशंस क्या है यहाँ पे, इज़ द एक्सटेंट टू विच अ रिसर्च फाइंडिंग कैन अप्लाई टू लार्जर पॉपुलेशंस व्हेन अ रिसर्चर कंडक्ट स्टडी ही शी। मतलब जर्नलाइजेशन नॉर्मली क्या है कि एक ऐसा सैंपल कि जो हर जगह पे यूज़ हो सके, कॉमन की तरह यूज़ हो सके, ठीक है। ही टेक स्मॉल सैंपल टू कंडक्ट द रिसर्च। जब बहुत बड़ी पॉपुलेशंस होती है उसमें से छोटे छोटे सैंपल लिए जाते हैं। वो सैंपल इस तरह के होने चाहिए कि कहीं से भी उन सैंपलों को लिया जाए, उनका जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट आना चाहिए और जर्नल आना चाहिए। इफ़ द रिसर्च फाइंडिंग कैन बी अप्लाइड to any sample from the population, the result of results are said to be generalizable, ठीक है। सो essential characteristic क्या है रिसर्च का, बी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे बी। यूजेबिलिटी हो जाती है कि टेस्टिंग रेफर टू इवेलुएट अ प्रोडक्ट या सर्विस बाय टेस्टिंग इट विद रिप्रेजेंटेटिव यूजर्स, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी। 8 to 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के। मैंने ऑलरेडी इसके लिए डिस्कस किए हुए हैं, ये ऑलरेडी ब्रीफली डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो मेरे ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके आप वहाँ से देख सकते हो। 26 वाला क्वेश्चन है, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन जज बाय। सो अगर आपने गहराई देखनी है कि रिसर्च की, तो ऑप्शन गलत वाले निकाल देते हैं यहाँ से। टाइटल ऑफ रिसर्च, टाइटल होता है कि पूरे आपका जिस पे आपकी रिसर्च हो रही है वो टाइटल होता है। यहाँ पे जिस पे आपने रिसर्च कर रही है वो टाइटल नेम होता है। अब मैंने आपका ये लेक्चर लिया रिसर्च एप्टीट्यूड पे, तो इसके अंदर क्या है वो टाइटल नहीं बता सकता। टाइटल क्या होगा, जस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ अ टॉपिक, बेसिक
बेसिक इंफॉर्मेशन, टाइटल ऑफ रिसर्च, तो ये कैसे बता सकते हैं कि कितनी डिफ्ट होने वाली है रिसर्च, ठीक है। थर्ड आता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च पे कितना एक्सपेंसेस हुआ। अब आप रिसर्च करते हो, आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो जो एक्सपेंसेस होते हैं उस पर, और बढ़ा भी सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू आपको, वो तो आपके इन्वेस्टमेंट पे होता है कि आपने कैसे रिसर्च करनी है, किस तरह की रिसर्च है। सो एक्सपेंडिचर कभी भी आपकी डेप्थ, जो रिसर्च की डेप्थ है वो डिसाइड नहीं कर सकता। ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च भी आपकी डेप्थ नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिक पॉइंट पे भी कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए रिसर्च हो सकती है, जो कि किसी भी टॉपिक पे ऐसा हो सकता है जिसमें ड्यूरेशन ज़्यादा जा सकती है रिसर्च की। डजेंट मैटर कि वो डेप्थ होगा। सो हमेशा डूंगाई, जो रिसर्च की डेप्थ है, हमेशा बेस्ड होती है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। आपकी रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करता है। अगर मान लीजिए बुक पे रिसर्च कर रहे हो कि जो पहला इंट्रोडक्शन पेज है उस पर क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट हैं जो चीज़ें ऐड होनी चाहिए। सो अगर ये ऑब्जेक्टिव है आपका, तो ये ही आपका डिसाइड करेगा कि आपकी जो रिसर्च है वो कितनी डेप्थ है, ठीक है। राइट आंसर इज़ बी। सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब कॉन्साइजली व्हाट द रिसर्च इज ट्राइंग टू अचीव। रिसर्च एक्चुअल में क्या अचीव करना चाहती है वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ही आपकी डेप्थ है। सो दे समराइज द अकॉम्प्लिशमेंट्स अ रिसर्चर विशेस टू अचीव थ्रू द प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइड डायरेक्शन टू द स्टडी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द थ्योरी। कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से, ट्रू है थ्योरी के रिगार्डिंग। तो थ्योरी क्या है, थ्योरी तो एक आपका एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, प्रेडिक्शन है, एक्सप्लेनेशन है, समराइजेशंस है, कॉन्सेप्ट है, अजम्पशंस है, ये सारी चीज़ों का जो निचोड़ निकलता है वो आपकी थ्योरी निकलती है। सो इट एक्सप्लेन फिनोमिनन इन सिंपल मैनर, इट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई क्वेश्चंस, इट कैन बी अ वेल डेवलप्ड एक्सप्लेनेटरी सिस्टम, ठीक है। सो ऑल ऑफ अबव, जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे ही थ्योरी के पार्ट्स हैं, कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है। आ थ्योरी इज़ वेल सस्टेनेड एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड that can incorporate law, hypothesis and fact. A theory not only explain non-fact, it is also allow scientists to make predictions. ये पहले से डिसाइड नहीं होती, ठीक है, लेकिन फैक्ट्स पे बेस पे होती है, इसे एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। नॉन फैक्ट पे नहीं, जो नॉन होते हैं उसी पे थ्योरी लिखी जाती है, वो इंटरेस्टिंग होती है। सो प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट दे शुड ऑब्जर्व इफ अ थ्योरी ट्रू, साइंटिफिक थ्योरीज आर टेस्टेबल्स, ठीक है। साइंटिफिक थ्योरी जो होती हैं वो टेस्टेबल्स होती हैं। अगर आपने मतलब बना दिया कि भाई अगर ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, तो ये तो आपने थ्योरी लिख दी, लेकिन ये टेस्टेबल थ्योरीज़ हैं, ठीक है, तभी इनके कंक्लूज़न पे जाया जा सकता है। लेकिन आपने किस बेस पे लिखा होगा, या तो प्रेडिक्शन के बेस पे लिखा होगा, या किसी कॉन्सेप्ट के बेस पे लिखा होगा, या आपने कहीं रीड किया होगा, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके रहे होंगे, है ना। सो ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे, द रिसर्च इज़ ऑलवेज, रिसर्च हमेशा क्या होता है, ठीक है। वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। जैसे कि आपने अगर रिसर्च के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी कि रिसर्च क्या क्या होती है। रिसर्च में वेरीफाई होती है ओल्ड नॉलेज, जिसको हम फैक्ट मेथड बोल देते हैं, फैक्टो मेथड बोल देते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड हम बोल देते हैं, एनालिसिस मेथड बोल देते हैं। सो फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज, ठीक है। सो ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो रिसर्च में आते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सो राइट आंसर इज़ डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फंक्शन ऑफ थ्योरी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फंक्शन ऑफ थ्योरी, समराइजिंग द करंट नॉलेज, मेकिंग प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनिंग फिनोमिना। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन अलग है लेकिन थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप कि ये तो आपको क्लियर ही होगा बिल्कुल कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, थ्योरी में एक चीज़ होती है समराइजिंग, प्रेडिक्शन और एक्सप्लेनिंग, ये तीनों आपने याद रखने हैं, ये तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। और कॉन्सेप्ट्स, ये देखिए फिर से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट बिहेवियर, थ्योरीज हेरिस्टिक फॉर इट, सिमुलेट्स एंड गाइड द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज।
In general theory is concerned with the systematic distributions and explanation of particular phenomenon. Now the last question is the feasibility of research study generally depend upon. ठीक है, जो feasibility है रिसर्च की हिंदी में भी है, शोध अध्ययन की व्यवहार्यता आमतौर पर निर्भर करती है लागतकार अनुसंधान के आवश्यक समय, शोधकर्ता के कौशल सेट या ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, सो ये क्वेश्चन है हमारा. इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे. ठीक है, सो देखते हैं कितने लोगों का सही होता है. अगर आप कर पाते हैं तब भी ठीक है, नहीं कर पाते तब भी. नेक्स्ट वाला जो सेशन होगा उसमें मैं ये क्वेश्चन फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. कोशिश कीजिए कि आप इसको सॉल्व कर सकें. ठीक है, आई होप कि ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने किए हैं 30 नंबर को छोड़ के इसमें कोई डाउट नहीं होगा. 30 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर आप करोगे. ठीक है, इसके अलावा जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ में मिलती रहे जो नए लेसन या कोर्स मेरे आएंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस.